Okay, so today our topic of discussion will be definite integration. We are already done with indefinite integration और दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। देखो, जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ से एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर ऐसा कुछ होता था, ठीक है, इंडेफिनेट में, मतलब एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर जी ऑफ एक्स है, देन अगर यही डेफिनेट हो गया, मतलब कि इस तरीके से हम लोग लिमिट लिखते हैं। ये इसको एक्चुअली पढ़ते ऐसे हैं कि इट इज ऑल्सो इंटीग्रेशन बट वी आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम ए टू बी, ये दो वैल्यू के लिए, फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी हम लोग इसको इंटीग्रेट करें। एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली ए के जस्ट बाद से बी के जस्ट पहले तक हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, वो हम लोग थोड़ा डिटेल में जाते हैं। मतलब फिलहाल समझ लो कि ए से बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स था ना, तो वही रहेगा पर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बोलोगे इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है। तो ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब बात आता है कि एग्जैक्टली डेफिनेट इंटीग्रेशन करके क्या मिलता है, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर हम किए तो उससे मिल ही क्या है, बात ये, ठीक है। तो हम लोग इसको ग्राफिकली समझते हैं कि क्या मिलता है डेफिनेट इंटीग्रेशन करने से। सो सपोज कि फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन एक्स, कुछ ऐसा ग्राफ होता है इसका, ठीक है। सो y इक्वल्स टू साइन एक्स इज आवर फंक्शन एंड वी आर इंटीग्रेटिंग इट with respect to dx from 0 to pi। 0 कहाँ है? ये रहा, और पाई कहाँ है? ये रहा, ठीक है। तो जब इंडेफिनेट कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो क्या होता था आंसर? माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स होता था। तो ये एक जनरलाइज एक्सप्रेशन मिलता था कि अगर हम साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। लेकिन जब हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तब क्या मिलेगा? देखो, तब एक नंबर मिलेगा। नाउ इट विल नो मोर बी something in terms of cos x or something in terms of x, it will be a value। like देखो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स होता है ना, तो माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 to पाई, और ये 0 to पाई वैल्यू बैठा हो, मतलब जैसे हम लोग अभी फाइंड किए ना कि अगर मान लो, देखो इधर हम लोग फाइंड किए ना कि अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स है, तो हम लोग जब उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, जो रेंज बैठा है क्या हो रहा है? जी ऑफ अपर वाला रेंज माइनस जी ऑफ लोअर वाला रेंज, ठीक है, ये हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, माइनस कॉस ऑफ पाई अपर वाला माइनस ऑफ माइनस कॉस जीरो नीचे वाला, ठीक है। तो वैल्यूज बैठाओ। So cos pi is -1, so it will become minus of -1, and here minus minus plus cos 0, cos 0 is 1, so we are getting 2, ठीक है। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे ही कुछ आंसर आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा, नंबर आएगा। ये 2 बेसिकली है क्या? ये जो 2 मिला, ये 2 बेसिकली क्या इंडिकेट करे, 2 क्या है ये समझते हैं। तो देखो, ये 2 जो है वो ये एरिया है, this area is 2 square units। तो बेसिकली हम लोग जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन करके हम लोग को एरिया अंडर कर्व मिल सकता है, कि कोई भी कर्व है तो वो कितना एरिया, ऑब्वियसली क्योंकि डीएक्स रेस्पेक्ट में कर रहा है तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया वो ट्रैप कर रहा है, ट्रैप बोलो, हाँ। सो कितना एरिया ट्रैप कर रहा है, या कितना एरिया एक्स एक्सिस के साथ वो बना रहा है,
ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग को यही देता है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और ये हो गया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट में क्या मतलब किस तरह से अगर हम सॉल्व करें क्वेश्चन को तो क्या ही डिफरेंस है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस। सी, अगर आपको इनडेफिनेट आता है तो आपको डेफिनेट भी आप कर सकते हो। मान लो किसी का भी इंटीग्रेशन अगर हमको पता है, बस यहाँ पे डेफिनेट में हम लोग जहां से जहां फाइंड कर रहे हैं वो वैल्यूज बैठा देना है बस, ठीक है। बाकी तो वैसा ही है, कुछ तो चेंज हुआ नहीं। बट हाँ, चेंजेस आएगा क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में देयर विल बी फ्यू ऑब्जर्वेशंस और यू कैन से थ्योरम्स, कुछ थ्योरम्स होंगे जिसको हम लोग यूज करेंगे टू मेक यू नो सॉल्यूशन इजियर फॉर अस। कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से इसको थोड़ा और आसान बनाएंगे। पर हाँ, एक चीज और याद रखना कि जैसे इनडेफिनेट है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मे भी कुछ फंक्शंस ऐसा हो जिसको इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट हो या हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाए। पर डेफिनेट में हर एक इंटीग्रेशन का ही आंसर होता है, एवरी इंटीग्रेशन हैज आंसर डेफिनेट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इनडेफिनेट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसका आंसर हमको हम लोग नहीं फाइंड कर पाए, कोई आइडिया नहीं हो, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वो इंटीग्रेटेबल नहीं हो, मतलब जितना हम लोग जानता है उससे इंटीग्रेट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। लेकिन डेफिनेट में सारा फंक्शंस को ही इंटीग्रेट किया जा सकता है, सारा फंक्शन का ही डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। एंड उसका वैल्यू क्या होगा, इट डिपेंड्स कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे यहीं पे मान लो इसको हम लोग 0 से पाई तक किए तो ये 2 स्क्वायर यूनिट आया। अगर हम लोग 0 से यहाँ पे 2 पाई तक करते तब क्या आता, तो फाइंड करके देख लो क्या आता है। तब 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? बिकॉज देखो जैसे वो 2 स्क्वायर यूनिट है वैसे ये भी 2 स्क्वायर यूनिट होगा, लेकिन जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव में आएगा और जो नीचे है वो नेगेटिव में आएगा। मतलब यहाँ पे देखो एरिया नेगेटिव में भी आएगा। जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है, ठीक है। सो ये 2 पॉजिटिव आया और ये -2 आया, तो 2 - 2 0 हो जाना ना। इसीलिए अगर हम यहाँ पे रेंज बैठाएं फ्रॉम 0 to 2 पाई, देखो अगर मैं ऐसा कुछ करता इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई sin x dx, तो क्या हो जाता है देखो माइनस कॉस एक्स। यहाँ प्लस सी मैं नहीं बैठा रहा, जब भी डेफिनेट रहता है देन वी डोंट यूज प्लस सी, ठीक है। सो इट विल बिकम माइनस कॉस 2 पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, so it will become plus cos 0, ठीक है। now cos 2 pi is also 1, so cos 2 pi is 1, so it will become -1, and cos 0 is also 1, so plus 1, so -1 plus 1 is 0, देखो 0 आया। वहीं पे अगर हम इसको पाई से 2 पाई तक करते इंटीग्रेट तब क्या होता, तब आंसर -2 आता। सपोज कि हम यहाँ तक करते हैं हाफ, इसका हाफ लेते हैं, दिस इज पाई बाय 2, ठीक है। सो अगर 0 से पाई बाय 2 तक किए तो क्या आएगा, तो 1 आता, देखो 1 स्क्वायर यूनिट, that we marked with some other color, ये खाली रेड पोर्शन, तो इट इज हाफ ऑफ, एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस एंटायर जो भी ये शेप है ये, तो कितना आ जाएगा, ये 1 स्क्वायर यूनिट आ रहा था। तो लिमिट बैठा के देख लो, अगर हम लोग 0 से पाई बाय 2 तक के लिए किए तो क्या देखेंगे, ये आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ आ गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का। हाउ डेफिनेट इंटीग्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इनडेफिनेट वो भी पता चल गया कि भाई कैसे दोनों में अंतर ही क्या है, सॉल्यूशन जो करेंगे, सॉल्व जो करेंगे उसमें क्या क्या डिफरेंस आएगा, कितना ही चेंज आना है, ये हम लोग को पता चल गया, ठीक है। नाउ विल कंटिन्यू। ओके, तो तब से मैं जो बोल रहा था कि किस रेंज में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, किस रेंज में इंटीग्रेट करो, बेसिकली वी कॉल इट लिमिट, कि किस लिमिट के लिए आप इंटीग्रेट करें, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है। ये a टू b अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ना, तो ये a को बोलते हैं लोअर लिमिट और ये b को बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। सो रिमेंबर दैट अभी ये चीज हम स्टेटमेंट जो लिखे हैं इसका प्रूव या बोल सकते हो ये कैसे ऑब्जर्व किए, वो ऑलरेडी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। दैट आंसर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन लिमिट, हमेशा लिमिट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कैसे, ऐसे देखो अगर हम लोग इनडेफिनेट का बात करें तो इनडेफिनेट में इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज ऑलवेज माइनस cos x प्लस c, ठीक है।
लेकिन अगर हम लोग डेफिनेट का बात करें तो डेफिनेट हम लोग क्या देखें कि जब हम लोग 0 से पाई इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखो फंक्शन सेम है, sin x dx ही है, तब आंसर 2 आ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम इसको 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट कर लें तब आंसर क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है। तो सी सेम फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, बस लिमिट चेंज करने से क्या हो रहा है, आंसर भी चेंज हो जा रहा है। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट आंसर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन लिमिट। ऐसा नहीं कि खाली फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि भाई sin x है तो हमेशा आंसर यही आना है, बिल्कुल नहीं। वो इंडेफिनेट में होता था कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ sin x है तो माइनस cos x ही आना है, कुछ और नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अच्छा, अब ये मत चैलेंज में लेना कि कुछ और नहीं आएगा, क्यों, माइनस cos x को तो हम लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, cos 2x का फॉर्मूला यूज करके एंड ऑल, डोंट गो इनटू दैट। मेन हम लोग बात करें कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x ही आता था। लेकिन यहाँ पे देखो लिमिट हम लोग चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन the answer will always depend on the limit, not only on the function. Okay, okay, now did you all remember what was the differentiation of x to the power x? नहीं ना, बताता हूँ, देखो d dx of x to the power x is okay, this is the differentiation of x to the power x। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे कैसे जानना है, तो क्या करना, let y equals to x to the power x ले लेना, then take log both the sides, तो ln y will be equals to, ठीक है, जो log का प्रॉपर्टी है ना यार, log e to the power b अगर रहता तो we can write it as this। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x और फिर dy by dx का वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है। तो यही आएगा x to the power x विद इन ब्रैकेट 1 plus ln x, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस, ये होता है। अभी हम लोग मान लो क्वेश्चन है डेफिनेट, बोलोगे कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से आप डिफरेंशिएशन में क्यों चलेगा, एक्चुअली टू टीच समथिंग। सी फ्रॉम 0 to 1, ओके। तो अब ये इंटीग्रेट, पहले तो ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि ये इंटीग्रेट कैसे करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कैसे करना है, देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा, हम लोग को डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जो है वो x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट t इक्वल्स टू x टू द पावर x, ठीक है। तो dt by dx will be equals to x to the power x 1 plus ln x, मतलब कि dt will be equals to x to the power x 1 plus ln x। थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, मानते हैं कि ये इनडेफिनेट ही, हम लोग इनडेफिनेट का आंसर पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर वो लिमिट बैठा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन dt हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये x टू द पावर x विद इन ब्रैकेट 1 प्लस ये पूरा का पूरा चीज यहाँ आ गया ना, एंड इसका वैल्यू dt आया, सो इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा, जिसका आंसर क्या आना चाहिए, t, मतलब कि x टू द पावर x। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर विल बी सेम एज x टू द पावर x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, ठीक है। और ऐसे भी ऑब्वियस सा बात है कि अगर x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन है ये, तो इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर x होना चाहिए, ठीक है। हम लोग का आंसर क्या आया, x टू द पावर x फ्रॉम 0 to 1। नॉट, इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, मेरे जो लिए तो समझने के लिए था, आई इरेज इट। अब वैल्यू बैठाते, सो इट विल बी 1 टू द पावर, पहले अपर लिमिट बैठाएंगे, माइनस 0 टू द पावर 0, ठीक है। पहले अपर लिमिट बैठा है x की जगह पे 1, तो 1 टू द पावर 1 आया, माइनस 0 टू द पावर 0। और सी इसका वैल्यू तो 1 होगा, चलो 1 टू द पावर 1 इज 1, ठीक है। बट व्हाट अबाउट 0 टू द पावर 0, दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। We cannot evaluate it, we don't know what is 0 to the power 0,
इट इज बेसिकली अनडिफाइंड। तो ये तो वैसे ही आ गया ना, 1 to the power 1 minus 0 to the power 0, ये कैसे आप आंसर फाइंड करोगे? वी कैन नॉट फाइंड द आंसर, बट दिस आंसर इज रॉन्ग। दिस आंसर इज रॉन्ग। सो व्हाट विल बी द, कुछ तो गलती नहीं की। जो हम लोग पढ़े हैं कि भाई अपर लिमिट बैठाओ फिर लोअर लिमिट बैठाओ और ऐसे फाइंड कर दो, ठीक है, वही तो किए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला पार्ट यही तो किया है, फिर ये गलती कैसे हो गया? तो एक्चुअली देखो यहाँ पे गलती क्या हुआ है। So see, from here we can conclude that this integration which we have written as g of b minus g of a, it may or may not be true, rather it is not always true। हमेशा ट्रू, ये सही होता है पर हमेशा सही नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी जैसे ये केस आ गया, देखो यहाँ पे ये गलत हो गया। सो सही है, ये होता तो g of b माइनस जी ऑफ ए ही है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। समटाइम्स इट इज नॉट ट्रू। देन व्हाट इज द एक्चुअल रिजल्ट? देन व्हाट शुड इट बी, जो हमेशा ही ट्रू रहे, जो ऑलवेज ट्रू रहे, ठीक है। सो लेट अस राइट इट डाउन। So this is the actual formula. We'll use here limit. We'll not find the value exactly at b. We'll find the value at b minus. b minus बोले तो b minus 0.000001। मतलब कि बोलने का मतलब ये हो गया कि जब भी हम लोग ये फाइंड करते हैं तो एक्चुअली में हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि मान लो इंटीग्रेशन से 2 से 5 है एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा कुछ है। सो आंसर क्या आएगा इसका वो पता ही है, वी नो, लेकिन लेट मी नॉट राइट द फंक्शन एग्जैक्टली, और हम लोग लिख रहे हैं इसको ना g of x from 2 to 5, so it will not be actually g of 5 minus, we were finding this, ये फाइंड कर रहे थे ना g of 5 minus g of 2। एक्चुअल में ये नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये भी सही है, ठीक है, यहाँ पे वही लिमिट वाला कंसेप्ट है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होगा। तो जो चीज हमेशा सही होगा वो क्या होगा? जो हमेशा सही होगा वो ये होगा कि हम लोग g ऑफ 4.99999 ये फाइंड करें, मतलब वेरी क्लोज टू 5, नॉट एग्जैक्टली 5, क्लोज टू 5, ठीक है, माइनस g ऑफ 2 नहीं, 2.00000 बहुत सारा 01, मतलब एग्जैक्टली 2 पे नहीं, 2 के जस्ट बाद क्या वैल्यू है वो फाइंड करें। ओके, so this is the actual meaning of definite integration। okay, so now let us solve this question। now let us get back to this question और देखते हैं कि इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, सो 1 to the power 1 में कोई इशू नहीं है अपर लिमिट बैठाने में, तो उसको एज टी रहना देते हैं, माइनस लोअर वाले पार्ट में, लोअर लिमिट वाले पार्ट में इशू था ना, तो वी राइट x टेंड्स टू 0 प्लस एंड x to the power of x, ठीक है। Now always remember that limit of this form, I mean 0 to the power 0 form, if any limit is of this form 0 to the power 0, its answer is always 1, answer is always 1। so any limit which is of this form 0 to the power 0, the answer will always be 1। तो यहाँ पे भी देखो वही आ रहा है ना, ये 0 to the power 0 के फॉर्म में है ना, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। so 1 to the power 1 is 1 and limit x tends to 0 plus x to the power x, answer of this is also 1। so here 0 will be the answer। okay, तो ध्यान रखना जहां पे हम लोग को एग्जैक्ट जो लोअर लिमिट या अपर लिमिट दिया हुआ है,
एग्जैक्ट उस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड नहीं कर पाए, देन वी यूज लिमिट। जब लोअर लिमिट के लिए नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो हम लोग लोअर लिमिट प्लस बैठाएंगे, और जब अपर लिमिट के लिए फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग वहां पे अपर लिमिट माइनस बैठाएंगे। ठीक है, so this is it. Okay, we'll continue our discussion on this topic in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.